सुबह का समय मानो घड़ी भी आगे भागने की जिद पर अड़ी थी। अरे बेटा चल जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तेरे पापा और दीपक दोनों एक साथ चिल्लाएंगे। हाँ मम्मी कर तो रही हूँ, क्या करूँ, जितनी भी कोशिश कर लूं सुबह उठने में 7 बज ही जाता है। मैं समझती हूँ बहू, आखिर तुझे भी तो काम पर जाना होता है। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि एक कुक रख लेते हैं, बहुत आराम मिल जाएगा। अरे पैसे मैं दे दूंगी, आखिर मेरी भी तो सैलरी आती है। अरे नहीं बेटा धीरे बोल, अगर तेरे पापा जी ने सुन लिया ना तो बहुत चिल्लाएंगे। उन्हें किसी बाहर वाले के हाथ का खाना एकदम पसंद नहीं है। हद है मम्मी जी, आप कभी पापा जी से कुछ नहीं कहती, ऐसे कब तक चलेगा आखिर। अच्छा ठीक है बहू, पहले नाश्ता बन जाने दे, हम ये बातें बाद में कर लेंगे। किसी तरह सरिता इस बात से आंचल का ध्यान भटका देती है, लेकिन आंचल नए जमाने की मॉडर्न लड़की थी और उसकी सास पुराने जमाने से चलती थी। दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा देते हैं। पराठे तो अच्छे बना। अरे वाह, आपको पसंद आए? लीजिए ना, पा लीजिए। लेकिन चटनी नहीं है क्या मम्मी? क्यों? अरे बेटा जल्दी जल्दी मैं भूल गई। अरे सुबह सुबह नाश्ता बन जाता है, ये कम है क्या? अब आपको चटनी भी चाहिए? किस बात की जल्दी है? आपको कौन सा ऑफिस जाना है माँ? अब तो दिन भर घर में रहकर सीरियल देखती हो, क्या उसी के लिए जल्दी हो रही है? दीपक के मजाक से सरिता का मुंह जरा सा हो गया। उसे समझाने के बजाय हरीश भी उसके साथ हंसने लगा और आंचल को ये सब बहुत बुरा लगा। क्या आप भी, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मम्मी जी सारा दिन घर पर बैठी आराम थोड़ी ना करती है, वो भी 100 काम देखती है, घर के काम अपने आप नहीं हो जाते। प्लीज आंचल, अपना ये नारी मोर्चा कहीं और ले जाओ, घर को घर रहने दो यार। थोड़ा हंसी मजाक तो सब करती ही है। अरे मगर अरे भाई दीपक, अब हमें काम पर चलना चाहिए, हमारे पास बाकी लोगों की तरह सारा दिन नहीं है। हरीश आंचल की बात को वहीं काट देते हैं और हरीश और दीपक दोनों काम पर चले जाते हैं। हरीश की कपड़ों की दुकान थी और दीपक बिजनेस का सारा लेखा जोखा संभालता था। अब तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बहू? जा तुम भी अब अपने ऑफिस जाओ और रोज रोज इस तरह की बहस में मत पड़ा करो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम भी ध्यान मत दो। सरिता आंचल का मन रखने के लिए बोल तो देती है, लेकिन आंचल जानती थी कि उसे ऐसे बर्ताव से बहुत दुख होता है। आंचल भी थोड़ी देर में तैयार होकर अपने ऑफिस चली जाती है। उसी रात को आज तो बहुत थकान हो गई दुकान पर और घर आते आते भी काफी देर हो गई। रास्ते में कितना ट्रैफिक था। हाँ पापा, शादी का सीजन है ना इसलिए, लेकिन देखो ना हमें आज अच्छा मुनाफा हुआ है। आज तो काफी सारी सूट की सेल हुई है। तभी आंचल ऑफिस से वापस आती है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचती ही दीपक उससे कहता है, अरे ये क्या वक्त है घर आने का आंचल? सॉरी आज बहुत ट्रैफिक था और शादी का सीजन भी है ना, इसलिए ऑटो ही नहीं मिल रहे थे, फिर घर आते आते लेट हो गया। हाँ तो तुम्हें पता था ना शादी का सीजन है तो फिर ऑफिस से जल्दी निकल जाती। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऑफिस कोई पार्क थोड़ी ना है कि जब मैं चाहूं तब निकल सकती हूँ। वहां तो जब सब निकलेंगे तभी मैं निकल पाऊंगी ना। मुट्ठी भर सैलरी के लिए न जाने क्या जरूरत है घर से बाहर जाकर काम करने की। अरे इतनी सैलरी तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं, इससे तो अच्छा यही है कि तुम घर पर रहो। दीपक की बात सीधा आंचल के दिल में लगती है और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। थोड़ी देर में सरिता उसके कमरे में आती है। अरे बहू यहाँ क्या कर रही हो? चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, आज भूख नहीं है, मैं लेट आई हूँ ना तो रास्ते में खा लिया था। अरे ऐसे कैसे बहू, चलो ना, बहुत अच्छा खाना बनाया आज मैंने, एकदम तुम्हारी पसंद का। चलो चलो जल्दी चलो। सरिता के बहुत कहने पर आंचल बाहर आती है और सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। कल तो तुम्हारी बहन के बेटे की शादी है ना, तो जाने की सब तैयारियां हो गई? हाँ जी, सब तैयारियां हो गई है, मैं और आंचल साथ जाएंगे। आप लोगों को तो मेरे लिए छुट्टी लेनी नहीं, ये तो मेरी बहू है जिसने खास मेरे लिए अपने काम से छुट्टी ली है और मेरे साथ चल रही है। आप तो अपनी बहू की तारीफ और हमारी बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती मम्मी। तो क्यों ना करो तारीफ, मेरी बहू है ही हीरा। तभी हरीश अपने पर्स से निकालकर कुछ पैसे सरिता को देता है। ये लो, शगुन के लिफाफे में रख देना हम सबकी तरफ से। सरिता लिफाफा खोलकर देखती है और संकोच में आकर हरीश से कहती है, ये तो बहुत कम है जी, घर की शादी है, 1100 मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो अब क्या तुम्हारे भतीजी पर हम पूरे जागीर लुटा दे? इतना ही तो व्यवहार चलता है भाई। हरीश की बात सुनकर बेचारी सरिता चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आंचल को बहुत दुख होता है। अगले दिन जब आंचल और सरिता शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब, मम्मी जी ये लीजिए। अरे ये क्या है बहू, कैसा लिफाफा? मम्मी जी भैया की शादी है और क्या मैं खाली हाथ जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे?
तो एक ये लिफाफा आप मेरी तरफ से ले लीजिए और भैया को दे देना। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप इसे अपने लिफाफे में ही मिला लीजिए, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। आंचल की बात सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंचल को गले लगा लेती है। इस घर में एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो बहू, वरना बाकियों की नजर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे मम्मी जी, मैं हूं ना, अब चिंता मत किया कीजिए। चलिए अब जल्दी से चलते हैं वरना हमें देर हो जाएगी। और वैसे आप इस साड़ी में बहुत जम रही हैं। आंचल की बात सुनकर सरिता हंसने लगती है और फिर दोनों शादी में चले जाते हैं। कुछ और दिन बीतते हैं और एक दिन फिर से कुछ ऐसा होता है जिससे आंचल के सब्र का बांध टूट जाता है। मम्मी जी, आपका फोन बहुत देर से बज रहा है, आप क्यों नहीं उठा रही हैं? मामा जी का फोन है। अरे बेटा, मेरे हाथ गंदे हैं, मैं आटा गूंथ रही हूँ, तुम फोन इधर ले आओ ना और स्पीकर पर रख दो। आंचल फोन स्पीकर पर कर देती है और सरिता अपने भाई से बातें करने लगती है। दीदी प्रणाम। अरे खुश रहो भैया, खुश रहो, बताओ कैसे हो? दीदी मैं अच्छा नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या हुआ सुभाष, बताओ मुझे। दीदी मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है और मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। मैंने हर तरफ कोशिश करके देख लिया लेकिन कोई इतनी कम मोहलत में पैसे देने को तैयार नहीं है। क्या आप जीजा जी से कहकर मेरी मदद करवा देगी? मैं जल्द से जल्द पैसे लौटा दूंगा, वरना मुझे आपकी भाभी के गहने गिरवी रखने पड़ जाएंगे। अरे नहीं नहीं सुभाष, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भला कोई घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी रखता है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे जीजा जी से बात करती हूँ। इतना बोलकर सरिता फोन काट देती है। मम्मी जी, लगता है मामा जी बहुत परेशान है, आप आज ही पापा से बात कर लेना। मैं तो कहता हूँ अभी नाश्ते की टेबल पर ही बात कर लीजिए, नाश्ते के टाइम उनका मूड अक्सर अच्छा रहता है ना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। सरिता ऐसा ही करती है। जब वो देखती है कि हरीश नाश्ते से काफी खुश था तब वो बात करने की हिम्मत जुटाती है। वाह, आज तो बढ़िया नाश्ता था। तो मैं आपके लिए रोज यही बना दूंगी। वैसे सुनिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मेरा भाई है ना सुभाष, उसे अचानक से कुछ मुसीबत का सामना करना पड़ गया है और इसीलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत आ गई है। क्या आप कुछ पैसे उधार देंगे? वो जल्दी ही लौटा देगा। सरिता को लगा था कि हरीश आसानी से मान जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद से उल्टा हरीश कहता है, उफ़ो, तुम्हारे मायके वालों को शर्म भी नहीं आती क्या? भला कोई अपने जीजा से पैसे उधार मांग? हद होती है भाई। अरे मैंने क्या पैसे उधार देने की दुकान खोल रखी है या मेरे पास पैसों का पेड़ है? लेकिन मैंने वादा कर दिया है कि मैं मदद कर दूंगी। अच्छा, घर में सब फैसले अब तुम ही करोगी क्या? अकल है तुम्हारे पास? हाँ, कैसे मुझसे पूछे बिना तुमने हाँ बोल दिया? हरीश ने जी भर के सरिता को सुनाया और फिर उठकर चला गया। लेकिन इस सब से सरिता के मन पर बहुत गहरा असर हुआ। ये क्या था? पापा जी को मम्मी जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और आपने उन्हें रोका नहीं? अरे थोड़े से पैसे ही तो थे और सिर्फ उधार देना था। क्या मम्मी जी का घर पर किसी चीज पर अधिकार नहीं है? अरे चुप करो तुमने ही मम्मी के कान भरे होंगे। तुम्हारे पर बहुत फेमिनिज्म सवार रहता है ना, और मम्मी को भी अपने जैसा बनाती जा रही हो, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो, उससे में सबकी भलाई है, समझी? आंचल को दीपक की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दीपक उसकी बात सुने बिना कमरे से बाहर चला जाता है। अगर मर्दों के होने का यही मतलब है कि बस अपमानित होते रहो और इनके पीछे पीछे गूंगी गाय बनकर चलते रहो, तो मुझे ये स्वीकार नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं अपना ये ससुराल अकेले ही चला लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इन मर्दों की तो बिल्कुल भी नहीं। आंचल गुस्से में जाती है और बाहर जाकर अपनी सास के सामने सब कुछ बोल देती है। मम्मी जी बस बहुत हो गया, मामा जी को जो पैसे आप देना चाहती हैं वो मैं आपको दूंगी, आपको इन दोनों से कहने की कोई जरूरत नहीं है। भूलिए मत, आपकी बहू भी कमाती है और हम लोग पाई पाई के लिए इन लोगों के ऊपर निर्भर नहीं है जो ये लोग हर समय धौंस दिखाते रहते हैं। आंचल की बात सुनकर सरिता, हरीश और दीपक तीनों चौंक जाते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? देख तो जरा दीपक, तेरी पत्नी के कितने पर निकल आए। अपनी जरा सी सैलरी के दम पर कह रही है कि इसे हमारी जरूरत नहीं है। क्या सरिता, अब कुछ नहीं बोलोगी अपनी प्यारी बहू को? कुछ नहीं बोलेंगी मम्मी जी, आप लोग पूरा दिन बिना बात के अकड़ते हैं और मैं मेरी जरा सी सैलरी से बड़ी ही आराम से अपना ससुराल चला सकती हूँ, वो भी अकेले। मम्मी जी, आज से मैं और आप घर के ऊपर वाले हिस्से में रहेंगे, हमारा इनसे कोई नाता नहीं, इनको इनके हिसाब से चलाने दो, हम हमारे हिसाब से चला लेंगे। वाह वाह, बड़ी आई अकेले ससुराल चलाने वाली, जब चौथे दिन ही राशन खत्म होगा तो अब अकल आएगी। और जब आप महीने का राशन लेकर आएंगे और कोई बनाने वाला ही नहीं होगा, तब आप दोनों को भी अच्छी खासी अकल आ जाएगी।
माँ और पत्नी की कदर करना सीख जाओगे। अरे बहू, ये क्या बोल रही है तू? ये क्या किया तूने? वही किया जो करना चाहिए था मम्मी जी। आप हर रोज जरा से पैसों के लिए पापा के सामने गिड़गिड़ाती थी, और इतना बड़ा बिजनेस होने के बावजूद वो आपको 100 रुपये देने में भी 100 ताने मारते थे। अब चिंता मत करिए, मैं एडवांस ले लूंगी, आप मामा जी को पैसे दे दीजिए, और अब मैं ही अपना ये ससुराल अकेले चलाऊंगी। आप बस देखते जाइए, और पहले से बेहतर चलाऊंगी। इधर आंचल ने ससुराल अकेले चलाने का ठान लिया था, और उधर नीचे अलग ही माहौल था। पापा, वैसे अब हम खाने का क्या करने वाले हैं? अरे कोई खाना बनाने वाली ढूंढ लेंगे, कमाते किस लिए? वैसे भी सुबह का नाश्ता तो हो गया ना, रात में बाहर से मंगा लेंगे और कल तक मैं कोई ढूंढ लूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है पापा। वहीं आंचल ने घर का ऊपर वाला पोर्शन साफ सफाई करवाने के लिए आज छुट्टी ले रखी थी। अरे भाई, ये सोफे के नीचे बड़ी धूल है, उठाना तो जरा। हाँ, मगर ये तो बड़ा भारी लगता है मम्मी जी। पर उठाना तो पड़ेगा ना। अभी दीपक होते तो फटाक से ये काम कर देते, मुझसे तो खिसक भी नहीं रहा। अरे नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं अकेले ही कर लूंगी। इसके बाद वो अलमारी भी खिसकानी पड़ेगी। हम इतनी धूल मिट्टी में नहीं सो सकते, पंखे भी गंदे पड़े हैं। लेकिन बहू, तेरी लंबाई तो पहुंच ही नहीं रही वहां तक। हाँ माँ जी, किसी को बुलाना पड़ेगा बाहर से, हमसे नहीं होगा ये सब। शाम को। हाँ, आखिरकार सब काम पूरा हुआ। अरे नहीं बहू, यहाँ ऊपर की रसोई में तो बनाने के लिए सब्जी वगैरह कुछ है ही नहीं। तुम्हें राशन लाने जाना पड़ेगा, फिर गर्मा गर्म खाना बनाएंगे। क्या, राशन भी लेने जाना पड़ेगा? हाँ तो महीने भर का राशन तो ये घर के मर्द लेकर आते थे, लेकिन अब तुम अकेले ला रही हो तो सिर्फ आधे महीने का ही ले आना। ठीक है मम्मी जी। बेचारी आंचल को अब वो सब काम करने पड़ रहे थे जो वो आम दिनों में नहीं करती थी। उधर रात में जब हरीश और दीपक घर लौटते हैं तो उनके सामने खाने की जटिल समस्या थी। बताइए पापा, बाहर से क्या ऑर्डर करूं? अरे पता नहीं, मुझे तो बाहर का खाना पचता ही नहीं। तू ही कुछ बना देना दीपक। क्या मैं तो आज तक कभी रसोई में गया ही नहीं पापा। अरे तो अब चला जा, खिचड़ी बनाने में क्या ही मेहनत लगेगी, बस दाल चावल उबालना ही तो होता है। अरे लेकिन मैंने कह दिया सो कह दिया, जाकर खिचड़ी बना, मैं भी मदद करूंगा। किसी तरह दोनों बाप बेटे रसोई में जाकर उल्टे सीधे तरह से खिचड़ी बनाते हैं। जब दोनों डाइनिंग टेबल पर वो लेकर बैठते हैं तो वाह पापा वाह, आपकी मदद से ना एकदम सूप वाली खिचड़ी बनी है, और स्वाद हाय 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 इतना बेमिसाल है कि इसमें नमक ही नमक है। चुप कर नालायक, अब जो बनाए चुपचाप खा ले। तभी उन दोनों को ऊपर से बड़े अच्छे खाने की महक आती है। वाह क्या खुशबू है। लगता है ऊपर छोले पूरी और गर्मा गर्म चावल बने हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें भटकना नहीं है। मैंने आज एक खाना बनाने वाली से बात की है, देखना कल से वो हमारे लिए भी ऐसा ही अच्छा खाना बनाएगी। अगले दिन सुबह सुबह हरीश की खाना बनाने वाली आ जाती है, लेकिन उसके बनाए नाश्ते में भी वो स्वाद नहीं था। छी, ये कितनी बेकार है, बिल्कुल मीठी नहीं है। माँ को पता रहता था कितनी चीनी हमें पसंद है। और पोहे में भी कोई स्वाद नहीं है, लेकिन कोई ना, हमारे बनाए खाने से तो ठीक ही है। वैसे खाना बनाने में तेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। किसी तरह हरीश और दीपक वही खाना खाकर चले जाते हैं। 2 दिन बीतते हैं और खाना बनाने वाली का खाना खाकर धीमे धीमे उनकी भूख मरने लगती है। घर में 3 दिन से उनके गंदे कपड़े जमा हो गए थे, और साथ में घर की हालत भी बहुत बुरी थी, क्योंकि ना कोई झाड़ू लगाने वाला था, ना ही सफाई करने वाला। पापा, आपको नहीं लगता आज संडे है तो हम घर की सफाई कर दे और थोड़े कपड़े भी धो दे? सफाई करने वाली को बुला ले क्या? ऐसे तो बहुत खर्चा हो जाएगा पापा, कपड़े भी धुलने को बाहर देंगे उसमें भी खर्चा, ऊपर से ये खाना बनाने वाली को इतने पैसे दे रहे हैं, वो भी घटिया खाने के लिए। अरे तो फिर मैं क्या करूं? अब समझ में आ रहा है मम्मी घर में कितना काम करती थी। सही बात है। हरीश और दीपक को ये बात समझ में आने लगी थी। वहीं ऊपर सरिता और आंचल भी मायूस बैठे थे। क्या बात है आंचल, आज नाश्ता नहीं बनाओगी? हर संडे को पापा जी वो नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ से समोसे और जलेबी लाते थे, मुझे तो उसकी ही आदत है, लेकिन काम खत्म करते करते अंधेरा हो गया। अब इस समय बाहर जाना भी सही नहीं रहेगा। दीपक को तो मैं रात को कितने भी बजे बाहर भेज देती थी, कभी आइसक्रीम लाने तो कभी समोसे लाने। हाँ बहू, अब एहसास हो रहा है कि जिंदगी के बड़े काम हम अकेले कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं, मगर छोटी छोटी चीजों में उन लोगों की जरूरत महसूस हो ही जाती है। हमें महसूस नहीं होता था, लेकिन उनके होने से कई काम आसान होते थे हमारे। हाँ मम्मी जी, अकेले ससुराल चलाना इतना भी आसान नहीं है। ये फ्यूज ठीक करने का बिजली वाला 500 ले गया, दीपक तो यूं ही बना देते थे चुटकी बजाकर।
राशन लेकर आओ, सब्जी भाजी लेकर आओ, बाजार के 10 काम हम उनको सौंप देते थे। ऑफिस के बाद इतनी भाग दौड़ करने में मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें समोसे और जलेबी की खुशबू आती है। ये क्या, समोसे और जलेबी की खुशबू? तभी वहां दीपक और हरीश आ जाते हैं। हरीश के हाथ में समोसे जलेबी का पैकेट था। मुझे माफ कर दो सरिता, और तुम भी बहू, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अकेले ससुराल चला सकती हो, मगर हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मुझे भी माफ कर दो आंचल। नहीं, सच तो यह है कि मैं भी अकेले ससुराल नहीं चला सकती। हमें भी आपकी कमी खल रही थी। पहले लेट होती थी तो आपको बुला लेती थी, अभी तो शाम होते ही चिंता होने लगती है कि अंधेरा हुआ तो घर कैसे जाऊंगी, ऑटो नहीं मिला तो क्या होगा। आपके होने का एहसास ही सुरक्षा दे देता है मन को। अरे वाह, फिर इसी बात पर पहले की तरह साथ में समोसे और जलेबी खाते हैं और मन में आई कड़वाहट को मीठा कर लेते हैं। फिर मैं अभी मसाले वाली चाय चढ़ा देती हूँ। सुनो, हमें भी मर्द होने का कुछ ज्यादा ही घमंड था, हमें वो सब नहीं कहना चाहिए था। ये लो अपने भाई को पैसा दे देना, आज से तिजोरी की चाबी तुम्हारी, तुम जब जैसे चाहो खर्च करो। और माँ, अब पूरा दिन खाली नहीं रहती, अपने लिए कोई काम वाली ढूंढ लेना, अकेले इतना काम कैसे करती हो। मन का मैल सच में धुल गया था और अब ये परिवार एक दूसरे की अहमियत को जानकर सच में एक हैप्पी फैमिली बन चुका था। विक्रम, राहुल, तुम दोनों ने ईशा से बात की? पापा, अभी वो सोकर उठी है। कल रात उसने फिर से अपनी फ्रेंड्स के साथ मूवी जाने की जिद की थी, मैंने साफ मना कर दिया। पापा, भैया ने सही किया। आपको पता है ना जमाना कितना खराब है। ईशा तो एकदम नादान है, उसे लगता है कि दुनिया बहुत अच्छी है, पर बाहर कैसे कैसे लोग हैं वो नहीं जानती। अरे तुम लोग उसे इतना डरा कर क्यों रखते हो, बच्ची है, थोड़ा घूमने फिरने दो। सविता, तुम नहीं समझोगी, हमारी लाडो को अगर जरा सी भी खरोच आ गई ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हमें उसकी हर पल खबर रखनी होगी, कहीं वो किसी गलत लड़के के चक्कर में न पड़ जाए। तभी सीढ़ियों से ईशा उतरती हुई आई। 23 साल की ईशा भला की खूबसूरत और चुलबुली थी, लेकिन आज उसका चेहरा गुस्से से लाल था। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पापा, भैया लोग मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मेरी सारी फ्रेंड सिटी मॉल जा रही हैं और मुझे घर में बिठा कर रखा है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ईशा बेटा, हम तेरी सेफ्टी के लिए ही कहते हैं, तू बहुत भोली है, तुझे नहीं पता लोग कितने चालाक होते हैं। हम बस चाहते हैं कि तू सेफ रहे। सेफ या कैद में, मुझे सांस लेने दीजिए भैया, मुझे भी दुनिया देखनी है। अब दीनानाथ जी ने ईशा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा हम कुछ इंतजाम करेंगे, तुम नाश्ता करो, गुस्सा नहीं करते। ये लोग मुझे कभी बड़ा नहीं होने देंगे, मुझे आज हर हाल में बाहर जाना है, चाहे जो हो जाए। ईशा ने बेमन से जूस का ग्लास उठाया। उसे नहीं पता था कि उसके पापा और भाई उसके लिए कैसा इंतजाम सोचने वाले हैं। इधर दोपहर के 12 बजे सेठी इंडस्ट्रीज का आलीशान ऑफिस एसी चल रहा था, लेकिन विक्रम और राहुल के माथे पर पसीना था। कॉन्फ्रेंस रूम में हड़कंप मचा हुआ था। सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर एक एरर मैसेज ब्लिंक कर रहा था। ये क्या हो गया विक्रम भैया, क्लाइंट की प्रेजेंटेशन आधे घंटे में शुरू होने वाली है और हमारा मेन सर्वर लॉक हो गया है। अगर ये फाइल नहीं खुली तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। मैं आईटी हेड को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो ट्रैफिक में फंसा है, उसे आने में 1 घंटा लगेगा। हम बर्बाद हो जाएंगे राहुल, पापा क्या सोचेंगे कि हम एक प्रेजेंटेशन नहीं संभाल पाए। तभी दरवाजा खुला और संतोष अंदर आया, हाथ में चाय की ट्रे लेकर। संतोष यहाँ चपरासी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने देखा कि विक्रम और राहुल बहुत परेशान है। साहब चाय। अरे रख दे भाई, यहाँ जान अटकी हुई है, तुझे चाय की पड़ी है, जा बाहर जा। संतोष पलटा लेकिन फिर रुक गया। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। माफ कीजिएगा छोटे साहब, पर वो स्क्रीन पर जो कोड दिख रहा है वो शायद रैनसमवेयर नहीं है, बस एक एन्क्रिप्शन एरर है। विक्रम और राहुल ने चौंक कर उसे देखा। एक चपरासी एन्क्रिप्शन की बात कर रहा था। तुम्हें यह सब कैसे पता? जी वो मैंने कंप्यूटर में बीएससी की है, नौकरी नहीं मिली तो मजबूरी में। खैर आप अगर इजाजत दे तो मैं एक बार देखूं। विक्रम और राहुल ने एक दूसरे को देखा, डूबते को तिनके का सहारा। विक्रम ने कुर्सी से उठते हुए इशारा किया। संतोष ने लैपटॉप के सामने बैठकर उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे दौड़ाई जैसे वो कोई पियानो बजा रहा हो। उसने कुछ कमांड टाइप किया और 2 मिनट के अंदर स्क्रीन हरी हो गई, फाइल खुल गई। अरे वाह संतोष, तू तो छुपा रुस्तम निकला यार, तूने तो हमें बचा लिया। बस थोड़ी जानकारी थी साहब, और कुछ सेवा। ये लड़का सिर्फ चपरासी नहीं हो सकता, इसमें दिमाग है, और सबसे बड़ी बात ये वफादार है। नहीं संतोष तू जा, और सुन किसी को बताना मत कि तूने ये किया है, हम तुझे इनाम देंगे। संतोष सिर झुकाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विक्रम ने राहुल की तरफ देखा। राहुल, मुझे ईशा के लिए एक आइडिया आया है। संतोष, ये लड़का सही रहेगा।
भैया मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। शाम को घर जाकर बात करते हैं। शाम को दोनों भाई घर पहुंचे। ईशा दीनानाथ और सविता के साथ सोफे पर बैठी थी। उसने अपने भाइयों को देखते ही कहा, प्लीज भैया मुझे जाने दो ना, सब वेट कर रहे हैं। विक्रम, ईशा का इतना मन है तो जाने दो। हाँ पापा, हमने सब सेट कर दिया है। संतोष, गाड़ी लेकर अंदर आ जाओ। ऑफिस का वो चपरासी, वो क्यों आ रहा है? देख ईशा, हम तुझे अकेले नहीं जाने दे सकते। संतोष भरोसेमंद है, आज ऑफिस में उसने बहुत वफादारी दिखाई। वो पढ़ा लिखा भी है, तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या? अब मैं एक चपरासी के साथ शॉपिंग जाऊंगी? भैया मेरी इमेज का क्या होगा? फ्रेंड्स क्या सोचेंगे कि मैं एक नौकर के साथ लेकर घूम रही हूँ? अरे बाबा, वो तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें हेल्प होगी। वो तुम्हारे बैग्स उठा लेगा, गाड़ी चलाएगा और किसी को तुम्हारे पास फटकने नहीं देगा। अगर जाना है तो संतोष के साथ जाओ, वरना अपने कमरे में जाकर टीवी देखो। तभी संतोष अंदर आया और उसने सबको नमस्ते किया। संतोष, आज से तुम्हारी ड्यूटी ईशा के साथ है। ये जहां भी जाए तुम इसके साथ रहोगे। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ गए? जी मालिक, मैं छोटी मेम साहब का पूरा ख्याल रखूंगा, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप लोग बहुत बुरे हो। ईशा ने गुस्से में अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ चल दी। संतोष चुपचाप उसके पीछे चल दिया। घर वाले मुस्कुरा रहे थे। इधर ईशा ने कार में बैठते हुए संतोष से कहा, खबरदार जो मेरे दोस्तों के सामने मुंह खोला तो तुम बस ड्राइवर हो, ड्राइवर बनकर रहना। फिक्र मत कीजिए मेम साहब, मैं तो बस आपकी परछाई हूँ और परछाई कभी बोलती नहीं। गाड़ी गेट से बाहर निकली। ईशा का मुंह फुला हुआ था, लेकिन संतोष के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला था। सिटी मॉल की चमक धमक के बीच ईशा रिया और तान्या के साथ चल रही थी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स नहीं थे, क्योंकि वो सब कुछ पीछे चल रहे संतोष के हाथों में लदे थे। यार ईशा, तेरे डैड तो कमाल है, मतलब बॉयफ्रेंड की उम्र का बॉडीगार्ड दिया है, वो भी चपरासी। देख कैसे सर झुका के चल रहा है बेचारा। प्लीज यार मेरा मूड खराब मत करो, मुझे खुद इतनी शर्म आ रही है। मन कर रहा है जमीन फट जाए और मैं समझ जाऊं। ये मेरे भाई लोग की हरकत है। अरे छोड़ना, हमें क्या, कम से कम सामान उठाने वाला तो कोई है। चल उस शोरूम में चलते हैं। लड़कियां एक शोरूम में घुस गई। संतोष बाहर ही खड़ा रहा। तभी 3 मनचले लड़के वहां से गुजरे। उनकी नजर ईशा पर पड़ी, जो शोरूम के कांच वाले दरवाजे के पास खड़ी ड्रेस देख रही थी। अरे भाई क्या चीज है, देख रहा है पिंक ड्रेस में? एक्सक्यूज मी मैडम, ये ड्रेस आप पर बहुत जचेगी, क्या मैं हेल्प करूं ट्रायल में? ईशा घबरा गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। रिया और तान्या अंदर बिजी थी। ईशा को लगा कि अब तमाशा होगा। अपनी जुबान को लगाम दो और यहाँ से दफा हो जाओ। अरे गुस्से में तो और भी नमकीन लगती हो, चलो ना एक कॉफी हो जाए। तभी एक मजबूत हाथ ने लड़के के कंधे को पकड़ा। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, संतोष खड़ा था। उसने लड़के के कंधे को इतने जोर से दबाया कि उसकी चीख निकल गई। साहब, ये मैडम है, कोई तमाशा नहीं। इज्जत से निकल जाओगे तो पैर सलामत रहेंगे, वरना मॉल के बाहर एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। लड़कों ने संतोष की आंखों में देखा। वो कोई चपरासी नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक आग थी। डर के मारे लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सॉरी भाई, सॉरी मैडम, हम जा रहे हैं। लड़के वहां से भाग खड़े हुए। ईशा की धड़कनें तेज थी। उसने संतोष की तरफ देखा। संतोष ने अपनी नजरें झुका ली। गाड़ी निकालो मेम साहब, यहाँ भीड़ बढ़ रही है। हाँ चलो। ईशा आगे बढ़ी, लेकिन इस बार उसके मन में संतोष के लिए वो नफरत नहीं थी। संतोष ईशा को घर छोड़कर चला गया था। ईशा खाना खाया और सोने चली गई। रात के 11 बज रहे थे। दीनानाथ जी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो टहलते हुए ईशा के कमरे की तरफ गए। ईशा का दरवाजा थोड़ा खोला था और अंदर से धीमी आवाज आ रही थी। तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे। हाँ, मैं कल मिलूंगी उसी जगह। दरवाजे के बाहर खड़े दीनानाथ जी के कान खड़े हो गए। कल मिलूंगी उसी जगह। उनके माथे पर पसीना आ गया। उनकी लाडली बेटी किसी लड़के से मिलने का प्लान बना रही थी। उन्होंने धड़ से दरवाजा खोला। ईशा हड़बड़ा गई। उसने झटके से फोन काटा और तकिए के नीचे छिपा दिया। पापा, आप सोए नहीं अभी तक? तुम किससे बात कर रही थी अभी? कौन है वो जिससे तुम कल मिलने वाली हो? सच सच बताओ। वो तो रिया थी पापा। हम कल लाइब्रेरी जाने का प्लान बना रहे थे। प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना। लाइब्रेरी जाने के लिए इतनी रात को फुसफुसा कर बात करने की क्या जरूरत है? वो पापा, घर पर सब सो रहे हैं ना, तो बस इसलिए ऐसे बात कर रही थी। आप भी ना खामखा शक करते हैं। गुड नाइट पापा। ईशा ने चादर ओढ़ ली और सोने का नाटक करने लगी। दीनानाथ जी उसे कुछ पल घूरते रहे। उन्हें यकीन नहीं हुआ। रिया, मुझे तो नहीं लगता। दाल में जरूर कुछ काला है। कहीं मेरी बेटी हाथ से तो नहीं निकल रही। मुझे कल पता लगाना ही होगा। दीनानाथ जी वहां से चले गए, लेकिन ईशा ने रजाई के अंदर अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर रिया का नाम नहीं था, बल्कि एक अनजान नंबर था।
2 दिन बाद रविवार की सुबह सेठी विला में रौनक थी। शहर के मशहूर ज्वेलर्स खन्ना जी अपने बेटे रोहित के साथ रिश्ता लेकर आए थे। विक्रम और राहुल लड़के से बात कर रहे थे। तो रोहित, तुम बिजनेस संभालते हो या सिर्फ पार्टीज करते हो? अरे राहुल भैया, बिजनेस तो डैड का है, अपन तो बस लाइफ एंजॉय करते हैं। वैसे ईशा जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी ईशा ट्रे में चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। लो, आ गई ईशा। बेटा, रोहित से मिलो। नमस्ते, लीजिए चाय। वैसे इसमें चीनी कम है, मुझे मीठा पसंद नहीं। और हाँ, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता। पिछली बार जब मैंने मैगी बनाई थी तो किचन में आग लग गई थी। खन्ना जी के हाथ चाय के कप पर ही रुक गए और सविता जी ने अपना माथा पीट लिया। क्या, किचन में आग? अरे बेटा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो रसोइये हैं। वैसे तुम्हें और क्या पसंद है? जी, मुझे बॉक्सिंग पसंद है और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं चीजें तोड़ देती हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने अपने भाई का लैपटॉप तोड़ दिया था, है ना विक्रम भैया? विक्रम को खांसी आ गई। उसने ईशा को घूर कर देखा। अरे नहीं, वो तो गलती से गिर गया था। ईशा बहुत मजाक किया है। बॉक्सिंग, वो वाह। पर ईशा जी, शादी के बाद तो लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है। क्यों बदलनी पड़ती है? देखिए, मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो मेरे नखरे उठाए, मेरे लिए खाना बनाए और अगर मैं उसे पीटूं भी तो उफ ना करे। क्या आप ऐसे बन सकते हैं? रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पापा की तरफ देखा। दीनानाथ जी, हमें लगता है कि हमारे बेटे की कुंडली आपकी बेटी से नहीं मिलती। हमें चलना चाहिए। अरे सुनिए तो, चाय तो पी लीजिए। दीनानाथ जी कहते रहे, लेकिन खन्ना जी और रोहित वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, घर में मानो बम फट गया। ये क्या तमाशा था ईशा? तुमने जानबूझकर ये सब किया ना? बॉक्सिंग, किचन में आग, तुम चाहती क्या हो? पापा, मैंने तो बस सच बोला। मैं झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो पापा के पैसों पर ऐश करता हो। तो तुझे कैसा लड़का चाहिए? जो सड़क पर भीख मांगता हो? बस बहुत हो गया। अब मैं तेरी मर्जी नहीं पूछूंगा। अगले महीने तेरी शादी हो गई और जिससे मैं कहूंगा उसी से होगी। देखेंगे पापा, मैं ऐसी शादी हरगिज नहीं करूंगी। ईशा वहां से अपने कमरे में चली गई। दीनानाथ जी ने सोफे पर सिर पकड़ लिया। अगले दिन ऑफिस में विक्रम और राहुल अपने कैबिन में बैठे थे। उन्होंने संतोष को बुलाया। संतोष हमेशा की तरह सिर झुकाकर अंदर आया। संतोष, दरवाजा बंद करो। जी बड़े साहब। सच सच बताना संतोष, मॉल में क्या हुआ था और ईशा आजकल किससे मिल रही है? हमें खबर मिली है कि वो फोन पर किसी से छिपकर बातें करती है। क्या तुमने किसी लड़के को उसके आसपास देखा? संतोष ने एक पल के लिए सोचा, फिर बहुत ही भोलेपन से जवाब दिया। साहब, मैं तो साये की तरह उनके साथ रहता हूँ। सच कहूँ तो छोटी मेम साहब बहुत जिद्दी हैं। मेरे सामने तो वो किसी से नहीं मिलती, बस अपनी सहेलियों के साथ ही रहती है। हाँ, वो फोन पर बहुत बातें करती हैं। तुझे पक्का यकीन है कोई लड़का नहीं? साहब, मेरी क्या मजाल जो आपसे मैं झूठ बोलूं। अगर मेरे सामने कोई लड़का होता तो मैं उसकी टांगे न तोड़ देता। मेम साहब तो बस मुझसे ही चिढ़ती रहती हैं, मुझे डांटती रहती हैं। शुक्र है, हमें लगा मामला हाथ से निकल गया। ठीक है संतोष, तुम जा सकते हो। और हाँ, नजर बनाए रखना। नजर तो उन पर ही है साहब। संतोष बाहर निकल गया। उसने ईशा को बचा लिया था, लेकिन वो जानता था कि ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 1 महीने बाद ईशा का बर्थडे था। सेठी विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। संतोष एक कोने में वर्दी पहने खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ ईशा पर थी, जो आज परी लग रही थी। केक काटने के बाद दीनानाथ जी माइक पर आए। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करना चाहता हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने ईशा का रिश्ता अपने दोस्त मल्होत्रा ग्रुप के बेटे आदित्य के साथ तय कर दिया है। पार्टी में तालियां बजने लगी। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईशा, तमाशा मत करो, स्टेज पर आओ। मैंने कहा ना नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। आप लोग मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? ईशा, होश में आओ। मेहमान क्या सोचेंगे? मुझे परवाह नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ईशा रोते हुए स्टेज से भाग गई और अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। ये सब देखकर मेहमान चले गए। घर के सभी लोग टेंशन में आ चुके थे। दीनानाथ जी सोफे पर लेटे थे। उनकी तबीयत खराब थी। ईशा को जबरदस्ती नीचे बुलाया गया। संतोष को भी वहीं रुकने को कह दिया गया था। संतोष, तुम यही रहो। तुम फैमिली जैसे हो। तुम्हारे सामने ही आज फैसला होगा। शायद तुम ही बता सको कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। जी साहब। ईशा, आज तुम्हें सच बताना होगा। तुमने कल इतना बड़ा तमाशा क्यों किया? क्या कमी है आदित्य में? खानदानी लड़का है, करोड़पति है। पापा, मुझे दौलत से प्यार नहीं है। मुझे अपनी आजादी चाहिए। आजादी या कोई और बात है?
सच सच बोल ईशा, हमें पता है तू किसी से फोन पर बातें करती है। हमने तुझे उस दिन भी देखा है। कौन है वो? बता दे बेटा, तेरे पापा की हालत देख। हम तेरी खुशी चाहते हैं। क्या हमने तुझे अच्छे लड़के नहीं दिखाए? मुझे वो लड़के पसंद नहीं है। वो सब के सब नकली हैं। उन्हें सिर्फ आपका पैसा दिखता है, मैं नहीं। तो तुझे कौन दिखता है? नाम बोल उसका। कमरे में खामोशी थी। ईशा की नजरें संतोष से मिली। संतोष ने अपनी आंखों से इशारा किया। ईशा ने अपने आंसू पोंछे और सर उठाया। आप जानना चाहते हैं ना कि वो कौन है? हाँ बताओ, कौन है वो राजकुमार जिसका तुम इंतजार कर रही हो? वो कोई राजकुमार नहीं है पापा। वो है जिसे आपने मेरी रक्षा के लिए चुना था। ईशा उठी और संतोष के पास गई। उसने संतोष का हाथ पकड़ लिया। पूरा परिवार पत्थर की मूरत बन गया। विक्रम और राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। ये है वो संतोष। क्या? हमारा चपरासी? ईशा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। संतोष, तेरी ये हिम्मत! जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तूने हमारी बहन को फंसाया। विक्रम मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ईशा संतोष के सामने खड़ी हो गई। खबरदार भैया, हाथ मत लगाना। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अरे, हमने इसे तेरी रखवाली के लिए भेजा था और तुम इसी के साथ। छी ईशा, ये एक मामूली चपरासी है। इसके पास क्या है? 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं है इसके पास। तू इसके साथ सड़क पर रहेगी? हाँ रहूंगी, क्योंकि जब आप सब अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी थे तब इसने मेरी सुनी। जब मॉल में गुंडे मुझे छेड़ रहे थे तब ये मेरे लिए लड़ा। इसने मुझे वो इज्जत दी है जो आपके अमीर दोस्त कभी नहीं दे सकते। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। मैं इस फकीर के साथ अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैं भिखारी नहीं हूं सर, और रही बात औकात की तो जरा ये पेपर्स देख लीजिए। ये क्या है? ये उस सॉफ्टवेयर के पेटेंट के कागज हैं जिस पर आपकी पूरी कंपनी चल रही है। याद है वो दिन जब सिस्टम लॉक हो गया था? वो मैंने ठीक किया था। उसके बाद से मैंने ही आपकी कंपनी की साइबर सिक्योरिटी को संभाला है। मैं देखना चाहता था कि आप लोग इंसान को परखते हैं या उसके ओहदे को। दीनानाथ, विक्रम और राहुल सन्न रह गए। आप कह रहे थे ना भैया कि इसके पास क्या है? ये चपरासी थे आपकी कंपनी में, लेकिन अब मेरी शादी हो जाने पर ये इस कंपनी के मालिक भी हो जाएंगे। ये रहे आपके करोड़पति दामाद। मतलब अब यही हमारा दामाद है? जी, मैं ही हूँ आपका दामाद। चाहता तो कभी भी सामने आ सकता था, लेकिन मुझे ईशा से प्यार हो गया। मैं देखना चाहता था कि क्या वो एक चपरासी से प्यार कर सकती है, और उसने किया। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी जगह से उठे और संतोष के पास आए। बेटा, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। तुमने न सिर्फ मेरी कंपनी बचाई, बल्कि मेरी बेटी का मान भी रखा। तुमसे बेहतर दामाद मुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। दीनानाथ जी ने संतोष को गले लगाया। विक्रम और राहुल ने भी संतोष से हाथ मिलाया। तो पापा, शादी की डेट फिक्स करें या अभी भी कोई इंटरव्यू बाकी है? सब हंस पड़े, और इसी तरह सेठी परिवार का वो वफादार चपरासी न सिर्फ घर का दामाद बना, बल्कि अपनी काबिलियत और प्यार के दम पर करोड़पति भी बन गया।